हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इलेक्टिव का टॉपिक नंबर 1। सभी स्टूडेंट आप लोग बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को पता होगा कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हर एक सब्जेक्ट का पहला टॉपिक आप लोगों को डेमो के रूप में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हिंदी इलेक्टिव में जो पहला टॉपिक है इसमें किस प्रकार से आपके थ्योरी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे किस तरह से, साथ ही साथ वन लाइनर क्वेश्चन किस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। ए टू जेड आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आज हम लोग थ्योरी सेक्शन को देखने की कोशिश करेंगे। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि जल्दी से आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े, हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सर्च करेंगे मिसाइल क्लासेस तो आपको फर्स्ट में ही नजर आएगा और उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके क्लास 12 की बेहतरीन तैयारी के लिए आप अच्छी तरह से मार्क्स ला सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो डिस्कस करेंगे वो है आपका हिंदी इलेक्टिव का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है क्या, देवसेना का गीत। पहला जो टॉपिक है इसमें आप लोगों को देखना होगा 2 प्रकार के गीत, जिसमें से हम लोग आज पहला गीत के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है देवसेना का गीत। आज हम लोग बहुत अच्छी तरह से देवसेना के गीत के थ्योरी सेक्शन को फुल चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, एकदम इतना बेहतरीन तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ताकि स्टूडेंट इससे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए जैसे हमसे ना छूटे। अगर छूट जाए तो सोचिए आप थ्योरी सेक्शन को इजीली से अच्छी तरह से नहीं देखे हैं। तो मैं वही कोशिश करता हूं आप लोगों को कि थ्योरी सेक्शन सबसे पहले जितना भी टॉपिक मैंने अभी तक स्टडी करवाया हूं सभी का सभी थ्योरी चैप्टर को आप अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि थ्योरी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे जिसका नाम है देवसेना का गीत, इसका राइटर कौन है, जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा इसका राइटर है जयशंकर प्रसाद और इसका जन्म कहाँ पे हुआ था याद रखिएगा। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस करेंगे इसके बायोडाटा के बारे में। बस अब एक बात याद रखिए, इसका जन्म हुआ था 1888 से लेकर इसकी मृत्यु हुई थी 1937 तक, ये आपको याद रखना है। बाकी हम लोग जयशंकर प्रसाद के बारे में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा डिफरेंस से देखेंगे कि जयशंकर जो प्रसाद थे वो कहाँ पे पढ़े थे, कौन सा क्लास तक पढ़े थे, इन्होंने क्या क्या कौन से पुस्तक लिखी है, कौन कौन से रचना किए हैं, ये टू जेड हम लोग अभी जस्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल डिस्कशन आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे और ये वीडियो आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ डेमो के रूप में मिलने वाली है। इसके बाद जितना भी आपका हिंदी इलेक्टिव का टॉपिक होगी सभी का सभी टॉपिक हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करने तो हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करें। चलिए हम लोग मूव करते हैं डिस्कशन, हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले डिस्कशन आपको पता होना चाहिए कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों की जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है जैक बोर्ड 2023 से लेकर 24 तक, और आप बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे। मैंने एक सिलेबस का एक वीडियो अपलोड किया हूं जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि 2022 से लेकर 23 का सिलेबस बता रहे हैं, अब गलत सिलेबस बता रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करने का फ्री में मिलता है कमेंट करने का, तो कमेंट कर देते हैं। पर एक बात याद रखिए, जो 2022 से लेकर 2023 तक का जो भी सिलेबस था वही सिलेबस इस साल भी होगी और आने वाला दिन में भी यही होगी, क्योंकि डिस्कशन आप लोगों को पता होना चाहिए। आप जैसे क्लास 12 के एग्जाम देंगे, पार्ट 1 में एडमिशन करवाएंगे तो उससे पहले आप लोगों को एक एग्जाम देना होगा जिस एग्जाम का नाम है CUT एग्जाम। और CUT एग्जाम में क्या होता है, आपको थ्योरी सेक्शन पढ़ना होता है, ताकि स्टूडेंट आप लोगों को अभी से अभ्यास करना होगा कि हम अगर क्लास 12 के बाद अगर हम आप मेरा इच्छा करें कि हम पढ़ाई करें आगे तो आपको CUT एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट सरकार आपको पहले से ही प्रिपेयर करवा रहे हैं। पहले से प्रिपेयर करवाने का मकसद होता है कि आपको 40 क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं और 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव ही आपका CUT का पेपर में एग्जाम आनेंगे, ठीक है। तो इसीलिए स्टूडेंट आप लोग ये बात को बिल्कुल आप लोग मत सोचे कि जो सिलेबस मैंने बताया था वो गलत सिलेबस है। हाँ, ये बात सही है कि 2022 से लेकर 2023 तक जो सिलेबस थी वही 2023 से लेकर 2024 में भी होगी। तो बिल्कुल स्टूडेंट आपको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया था कि टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन से चैप्टर आप लोगों को टर्म 2 में पढ़ना है, A to Z मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। नहीं देखे हैं तो आप अच्छी तरह से जाके देखिए। सो इसमें क्लास 12 के जो आर्ट्स का एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है फाउंडेशन कोर्स, याद रखिएगा। उसमें से आपको एकदम बेहतरीन तरीके से आपको स्टडी करा जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को VOD क्लासेस होगी, याद रखिएगा, बेस्ट कंटेंट के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे, PDF प्रोवाइड की जाएगी, डाउट क्लासेस होगी, कोई भी डाउटेड होगी 24 आवर अवेलेबल है। हमारे टेक्निकल टीम 24 घंटा आप लोगों के लिए अवेलेबल है, कभी भी आपको SMS करे कॉल करे आप लोगों को यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। बेस्ट एक्सप्लेन हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पूरे कोई भी टॉपिक हो, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, जियोग्राफी, कोई भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे थ्योरी सेक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लेन के साथ। फिर हम लोग देखेंगे प्रीवियस यानी
19 से लेकर 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जैकबोर्ड की तरफ से, सभी प्रकार के हम लोग क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड आप लोगों को पता होना चाहिए 50% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड होती है। तो बिल्कुल आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आप लोग घबराए नहीं, A to Z कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो डिस्टूडेंट आप लोग यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बैच को अभी तक परचेस नहीं किए हैं तो जल्दी से जाए प्ले स्टोर से और मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और एकदम मिनिमम से मिनिमम फी, याद रखिएगा आर्ट्स का पूरा आपका कोर्स 399 में आप लोगों का उपलब्ध है, पूरे साल भर का फी है ऑल सब्जेक्ट के लिए। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करवाया जाएगा, तो याद रखिएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको चैप्टर में कोई भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपका थ्योरी सेक्शन होगी, क्या होगी, थ्योरी सेक्शन बताया जाएगा। फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन, यानी 5 प्रकार के यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल डिस्टूडेंट आप लोग अगर बेहतरीन तरीके से आर्ट्स का तैयारी करना चाहते हैं, याद रखिएगा तो आपको फाउंडेशन कोर्स जो आप हम लोग का पूरा टीम में जो तैयारी करने के लिए डिस्टूडेंट जो फाउंडेशन कोर्स उपलब्ध करवाएं आप लोगों के लिए, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन करें। अगर ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी तो ये हमारे टेक्निकल टीम का नंबर है, 24 घंटा आप लोगों के लिए उपलब्ध है। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं 9122228860। याद रखिएगा डिस्टूडेंट ये नंबर आप लोग अपना कॉपी पे नोट डाउन करें, ये नंबर आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो जल्दी से जाएं और प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। लेस देन गो टू द पेज ऑफ द, याद रखिएगा हम लोग मूव करते हैं कहाँ पे, तो चलिए हम लोग मूव करते हैं, याद रखिएगा हम लोग मूव करते हैं कहाँ पे, यहाँ पर हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। चलिए अब हम लोग सबसे पहले जो देखने वाले हैं वो है जयशंकर प्रसाद। उसका जन्म हुआ था 1888 में और इसकी मृत्यु हुई थी 1937 में। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या क्या ऐसे कर्मकांड किए हैं जो पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं एक एक बात को कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ था। जो जयशंकर प्रसाद इसका जन्म कहाँ पे हुई थी, तो याद रखिएगा काशी में हुई थी। इसका जन्म कहाँ पे हुआ था, काशी में हुए थे। यह विद्यालय शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक प्राप्त किए थे और ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ 8वीं कक्षा तक पढ़ाई किए थे, सिर्फ और सिर्फ 8 क्लास तक पढ़ाई कर पाए। इन्होंने विभिन्न प्रकार के नाटक लिखे, उपन्यास लिखे, कहानी संग्रह लिखे, निबंध लिखे, कविताएं लिखी, जैसे आजाद शत्रु, स्कंदगुप्त। ये दो पूछा जाता है हर साल कि चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त किसके द्वारा लिखा गया नाटक है। याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद। आपको पता होना चाहिए कि जो स्कंदगुप्त और याद रखिएगा चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त जो है एक नाटक है। आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त क्या है। आपके ऑप्शन रहेंगे नाटक, रचनाएं, निबंध, कविताएं। तो आपको बताना होगा क्या होगी ये, याद रखिएगा नाटक। आगे देखते हैं, ये जो प्रसिद्ध है वही सब आप लोगों को सिर्फ देखना है, बाकी आपको इन सब इतना देखना नहीं है क्योंकि राइटर से रिलेटेड उतना क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। कहानियाँ का संग्रह देखते हैं तो जैसे आंधी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि आंधी क्या है, तो आपको बताना होगा कि जो आंधी है वो क्या है, कहानी संग्रह। याद रखिएगा निबंध संग्रह लिखा है काव्य और कला तथा अन्य निबंध। फिर कविताएं लिखी है क्या, झरना, आंसू। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंसू क्या है, तो आपको बताना होगा आंसू क्या है, कविता है। तो ये आपका राइटर से रिलेटेड है। चलिए अब हम लोग राइटर के बायोडाटा तो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं थोड़ा सा, अब हम लोग फुल्ली डिस्कस करते हैं कि वो किस प्रकार के ये कविता में यानी इस नाटक में क्या कहना चाह रहे हैं। कौन, याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जो है, जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं क्या, देवसेना का गीत, इसमें कि या वो भावनाओं को प्रकट करना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम लोग मूव करेंगे कविता की ओर, ठीक है, नाटक की ओर। चलिए देखते हैं। देवसेना का गीत प्रसाद के यानी जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे कहाँ से लिया गया था, स्कंदगुप्त नाटक से। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। जो देवसेना है, याद रखिए इस कहानी में जो देवसेना है वो कहाँ के राजा, मालवा के राजा। आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कहाँ के राजा थे, मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। हुनों के आक्रमण से आर्यावर्त संकट में है। बंधु वर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीरगति बची हुई देवसेना भाई के सपनों को साकार करने के लिए और राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए हैं। जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी। जो जीवन में देवसेना जो थे वह स्कंदगुप्त को बहुत ही चाहते थे दिल से, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धनकुर वेर की कन्या
विजय का सौपन्न देखते थे। किंतु जो स्कंदगुप्त है वह मालवा के धनकुर के जो कन्या है वो उनका सौपन्न देखते थे। जीवन का अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहते थे और एक दिन ऐसा जीवन में ऐसा दिन आया अंतिम मोड़ पर कि जो स्कंदगुप्त है वो देवसेना को पाने का बहुत ही चाह रखते थे। किंतु देवसेना तब तक वृद्धि यानी पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगते थे और माधवी की समाधि परिकृत करती है। स्कंदगुप्त के अनुनय विनय पर जब वह तैयार नहीं होता है तो स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत लेता है। इस देवसेना कहती है, हृदय की कोमल कल्पना से सो जा, जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है? आज जीवन के भावी सुखी आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ। तब वह गीत गाती है, आह वेदना, याद रखिएगा वेदना मतलब होता है कष्ट, पीड़ा, मिली विदाई। देवसेना का गीत कविता में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभव में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद कर रही है। जीवन के इस मोड़ पर अर्थात जीवन संध्या की बेला में वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद कर रही है। क्या याद कर रही है? देखते हैं आगे। वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को भ्रमवेश किए गए कर्मों की श्रेणी में ही रख रही है और उस समय की गई नादानियों के पश्चात स्वरूप उसकी आंखों से आंसू की अजस्र धारा बहती जा रही है। अपने आसपास उसके सबकी प्यासी निगाहें दिखाई पड़ती है और वह स्वयं को इनसे बचाने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो जो उसके जीवन की पूंजी है, सारी कमाई है, वह बचा नहीं सकी। यह विडंबना है, यही वेदना है। प्रबल स्वयं देवसेना के जीवन पर रथ पर सवार है। वह अपनी दूतमान दुर्लभताओं और हराने की निश्चितता के बावजूद परले से लोहा लेती रही। गीत के शिल्प रची गई यह कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती चलती है। दूसरी कविता कार्नेलिया का गीत। अभी हम लोग दूसरा जो कविता डिस्कस करेंगे उसका नाम है कार्नेलिया का गीत। प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का एक प्रसिद्ध गीत है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस की बेटी है। सिंधु के किनारे ग्रीक शिवर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। कहती है, सिंधु यह मनोहर तट जैसी मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत असिंधगंता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई जहां के लिए चलती थी। यह कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ, वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं भूल तो नहीं गई। तब वह यह गीत गाती है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। इस कविता में हमारे देश की गौरव गाथा तथा प्राकृतिक सौंदर्य को भारतवर्ष की विशिष्ट और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पक्षी भी अपने प्यारे घोंसले की कल्पना कर जिस ओर उड़ते हैं वही यह प्यारा भारतवर्ष है। अनजान को भी सहारा देना और लहरों को भी किनारा देना हमारे देश की विशेषता है। सही मायने में भारत देश की यही पहचान है। ये अभी हम लोग डिस्कस किए, ये जो हम लोग अभी स्टडी किए इसलिए डिस्कशन की ये टॉपिक जो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इस टॉपिक में क्या कहने वाले हैं ये सब हम लोग जस्ट अभी डिस्कस किए, हमने अभी रीड किए। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आप थोड़ा सा रीड करेंगे तो आपको पता ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अगर आप रीड नहीं करते फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन चैप्टर को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। चैप्टर कोई भी आप हिंदी इलेक्टिव अगर कोई भी बंदा लिए हैं तो हिंदी इलेक्टिव में कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर इनको थोड़ा सा पढ़ कर अगर समझ जाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन होगी। अगर नहीं पढ़ते हैं तो कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि डिवीजन आपको चैप्टर में आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग डिस्कस किए थे। इसमें दो गीत है, एक है कार्नेलिया का गीत और एक है हम लोग देवसेना का गीत। तो सबसे पहले जो हम लोग गीत डिस्कस करेंगे वह है देवसेना का गीत। तो हम लोग मूव करते हैं देवसेना के गीत की ओर। कि जो देवसेना के गीत है इसका राइटर है जयशंकर प्रसाद की। उन्होंने देवसेना गीत के बारे में क्या कहना चाहता है तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वो ये जो नाटक है उन्होंने कहा, आह वेदना मिली विदाई। वेदना का मतलब होता है, याद रखिएगा क्या होता है, वेदना का मतलब कष्ट। विदाई का मतलब आप सभी को पता है कि विदाई का मतलब क्या होता है। मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकारियों की भीख लुटाई,
छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वरता अनंत अंगड़ाई। चलिए इसके मीनिंग देखते हैं, इसका मीनिंग व्याख्या हम लोग करते हैं, बेहतरीन तरीके से हम लोग व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इनको समझ नहीं पा रहे हैं तो याद रखिएगा अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थ्योरी सेक्शन के क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। खैर आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें टर्म 1 में आप लोगों को एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और टर्म 2 में जो आपका एग्जाम होगा वो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टर्म 2 में आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कल एक बंदा हमें कमेंट किए कि सर, हमारे टेक्निकल टीम को कमेंट किए कि सर थोड़ा बताइए कि जो एमसीक्यू जो टॉपिक से आएगी क्या उसमें भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगी? ऐसा नहीं है, याद रखिएगा जिस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव आएगी उसमें से सब्जेक्टिव नहीं, और जिसमें सब्जेक्टिव पूछा जाएगा उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं। ये आपको बात याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग व्याख्या देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं जयशंकर प्रसाद। व्याख्या, देवसेना अपने जीवन की संध्या वेला में अपने अतीत को याद करती है। जो देवसेना है वो अपने जीवन को एकदम स्थिर मन पे रखकर संध्या के समय अपने अतीत मतलब इतिहास यानी बीते हुए काल को देख रहे हैं कि मैंने क्या कर रहे थे, कैसे अपने जीवन को गुजारे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। अतीत के स्मरण से उसके मन में एक वेदनायक हुक सी उठी और उसके जीवन में वो सोचते सोचते उसके मन में एक ख्याल आया, कुछ वेदना यानी कुछ पीड़ा उनके अंदर जाग गया है। वह अनुभव करती है कि उसे जीवन में वेदना के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं मिला, और वो सोचते हैं कि मुझे जीवन में यानी मैंने जितना भी सपना देखे थे, यानी मेरा जो भी चीज़ बीता है, मुझे जो भी चीज़ हमें अपने लाइफ में मेरे से गुजर चुका है, मुझे वेदना यानी कष्ट के सिवा मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। ये कह रहे थे कविता में, याद रखिएगा। अपने यौवन काल में वह स्कंदगुप्त के प्रेम पाने में विफल रही, और जो याद रखिए जो देवसेना है वह स्कंदगुप्त के एक प्रेमिका थी, उसके प्यार पाने में असफल रहे। जैसे आप लोग भी असफल रहते हैं, ठीक है, आप लोग असफल रहते हैं इस कारण से क्योंकि आप लोग अभी ध्यान देना चाहिए पढ़ाई पे, आप लोग ध्यान देते हैं कहीं और पे, लाल पीला हरा में, तो आप लोग लाल पीला हरा पे ध्यान ना दें, आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, एक दिन जरूर लौट कर आएगा, ठीक है। चलिए ध्यान देखिएगा। अपने यौवन काल में वह स्कंदगुप्त का प्रेम पाने में विफल रही, और वह प्रेम पाने में विफल रही। वह अनुभव करती है कि उसके अपने श्रम बल से जीवन में संचित पूंजी को भी नहीं बचा पाई, और वो सोचते हैं कि मेरे पास जो भी धन दौलत थी मैं उससे भी नहीं बचा पाया हूँ। आगे देखते हैं, उसके जीवन की एक विचित्र विडंबना है, हृदय में मचलने वाली कल्पनाओं को सो जाने के लिए कहती है, और हृदय में जो भी मचलने वाली जो भी विडंबनाएं होती है उन्हें कहते हैं तुम शांत रहो, तुम शांत रहो, तुम शांत रहो, और यही कहती है, और सोने से पहले कहते हैं यही कि जीवन में जो भी कष्ट आए तुम शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। फिर वह कहते हैं कि वह व्यवस्था भरे शब्दों में अपने जीवन में भावी सुखों, आशाओं, आकांक्षाओं से विदा लेती है, और वो कहते हैं कि सुखों, आशा यानी उम्मीद जिससे हम लोग लगा के रखते हैं, उम्मीद जिससे हम लोग लगा के रखते हैं, आकांक्षाओं, उम्मीद और क्या सुखों से विदा लेती है। वह अनुभव करती है कि उसका यौवन काल भ्रम की स्थिति में ही बीत गई है, और वह सोचते हैं कि देवसेना का गीत जो सोचते हैं कि मेरा जीवन का पूरा काल जो है वो किस में बीत गई है, तो भ्रम में, याद रखिएगा भ्रम की स्थिति में बीत गई है। अब यह मानती है कि उसने अपने जीवन में संचित कुछ मधुकारियों की भांति दूसरे पर लुटा दिया, और वो सोचते हैं कि मैंने कुछ ऐसा काम किए कि मैंने अपने धन दौलत को दूसरे व्यक्ति पर लौटा दिए हैं। आगे देखते हैं, उसने स्वयं के लिए अब तक कुछ भी बचा ना छोड़ा, और वो स्वयं के लिए कुछ भी नहीं छोड़ पाए। एक होता है ना कि मेरा आने वाले फ्यूचर में, इन फ्यूचर में हम लोगों का क्या होगा, तो वो कुछ भी बचा नहीं पाए, सिर्फ और सिर्फ दूसरों को मदद कर रहे थे। इसलिए वह अपनी सभी आशाओं आकांक्षाओं से विदा ले रही है, और वो इसलिए जो है आशाओं और सभी आकांक्षाओं के लिए वो विदा ले रही है। चलिए आगे देखते हैं नाटक आगे क्या कहना चाहते हैं। नाटक आगे देखते हैं क्या कहते हैं। देवसेना अपने जीवन के संध्याकाल में अपने यौवन काल की स्मृति को याद करते हुए प्रत्याशित स्वरूप आंसू बहा रहे, और वो इतना चिंतित हो गए हैं कि वो आंसू बहा रहे हैं। क्या बहा रहे हैं? वो आंसू बहा रहे हैं इस कारण से कि वो अपने बीते हुए काल के बारे में जब वो सोचते हैं कि मैंने अपने जीवन में क्या किया हूँ, तो उन्होंने उसके आंखों से आंसू आना शुरू हो गया है। उसके याद रखिएगा,
उसकी आंखों से आंसू हर समय गिरते रहते हैं और उसके आंखों से अब जब वो अतीत के बारे में सोचते हैं, जब अपने बीते हुए काल के बारे में सोचते हैं, तो वो उनके हमेशा उसके आंखों से आंसू बहता रहता है। उसकी जीवन यात्रा में अब कभी ना समाप्त होने की खामोशी छाई हुई थे और वो सोचते हैं कि उसकी जीवन यात्रा में अब कभी ना समाप्त होने की आकांक्षा खामोशी छाई हुई है, वो कभी किसी की नहीं हो पाई है और वह सोचते हैं कि मैं आज तक किसी का भी नहीं हो पाया हूँ। वह अपने जीवन में ज़िंदगी भर अकेला ही होकर रहना चाहती है और जो वो अपने जीवन में यही सोचते हैं कि मैं अकेला ही रहूं और अकेला ही मैं दुख दर्द जो भी है मुझे, मैं अकेला ही सामना करूं। चलिए आगे देखते हैं, आगे नाटक क्या कहना चाहते हैं। नाटक कहते हैं स्मृति स्वप्न की मधुमाया में गहन विपिन की तरु छाया, तरु मतलब होता है पेड़, याद रखिएगा, तरु मतलब होता है पेड़, तरु छाया में पाथिक मैंने आपको बताया था, पाथिक मतलब यात्री होता है। उन्मीदों स्मृति में किसने यह विहाग का तान उठाई, लगी सत्रिशन दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती सब कब की, मेरी आशा आह बावली तूने खो दी सकल कमाई। चलिए देखते हैं नाटक आगे क्या कहना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है डिस्कशन, क्योंकि इससे एग्जाम में 8 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले हैं, चाहे वो टर्म 1 हो या टर्म 2, इसलिए इसको ध्यान से आपको देखना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं, कहते हैं क्या, देवसेना याद करती है कि स्कंदगुप्त ने देवसेना के प्रति उपेक्षा दिखाई थी, परंतु जीवन के अंतिम मोड़ पर उसने देवसेना के सम्मुख विवेदन भी किया था, तब देवसेना स्वयं को इसके लिए तैयार नहीं कर सकी। अब देवसेना उसकी मोहक छाया को भी स्वप्न भांति भूल चुकी है, परंतु अचानक आज कोई थका हुआ पाथिक वन में पेड़ के नीचे सो जाने पर उन्नीदी हालत में कोई मधुर तान सुनाकर उसे छेड़ रहा है, ऐसा देवसेना को अनुभव हुआ। ऐसा देवसेना को जो है क्या हुआ, अनुभव हुआ। देवसेना को स्कंदगुप्त द्वारा पर्याय निवेदन करने की याद विभाग राग की भांति प्रतीत हो रही है। देवसेना को याद आता है कि यौवन काल में लोग उसकी और तृष्णा भारी नजरों से देखा करते थे, वह स्वयं को ऐसा नजरों से बचाए फिरती थी। इतना प्रत्यंत करने के बावजूद उसने न जाने किस प्रकार अपने जीवन भर की संचित समस्त पूंजी गवा दी और उस तरह से किस तरह से उसने पूरे जीवन की सारी पूंजी गवा दी। यह उसके जीवन की विडंबना है, यही विडंबना उसकी वेदना का मूल्य भाव है, मूल्य कारण है इसकी, यही विडंबना है, यानी यही कारण है कि जब उसने किसी अपने अस्तित्व के बारे में जब सोचते हैं तो उन्होंने देखता है क्या कि मेरे अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ वेदना के कारण हुई है। तो वेदना का कारण एक ही था क्या कि उन्होंने धन दौलत को गवा दी थी दूसरे को मदद करने के लिए। आगे देखते हैं कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्लभ पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई, लौटा लो यह अपनी थाती, मेरे करुणा हा खाती, विश्व ना संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। याद रखिएगा ट्यूशन, ये आपका नाटक नंबर 3 है। अब यहाँ पे आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन पे पीडीएफ भी ऑलरेडी अवेलेबल है। याद रखिएगा आर्ट्स का जितना भी सब्जेक्ट है सबका पीडीएफ आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन में आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, मिसाइल क्लासेस। अब देखते हैं क्या कहना चाहते हैं इस नाटक में। कहते हैं क्या कि देवसेना, याद रखिएगा इस नाटक में कहते हैं कि देवसेना कहती है प्रलय स्वयं मेरे जीवन रथ पर सवार है, उसके जीवन मार्ग पर भावनाओं और वेदनाओं की आंधी चल रही है। देवसेना अतीत को याद करते हुए द्विधात्मक स्थिति में देवसेना स्वयं को कमजोर जानते हुए भी इन कष्ट बाधाओं से संघर्ष करती है। वो जानते हैं कि हम अतीत में कितना जीवन को कैसे बिताए हैं, वो जब सोचते हैं तो उन्हें कमज़ोर महसूस होता है। कमज़ोर महसूस होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, याद रखिएगा वो क्या करते हैं, द्वंद्व स्थिति में देवसेना स्वयं को कमज़ोर जानते हुए भी इन कष्टों बाधाओं से संघर्ष करती है। और अपने जानते हुए उन्हें पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ क्या नहीं, इससे मेरे बॉडी पर लेस हो रही है, हमारी बॉडी कमज़ोर हो रही है, हमारी सोच कमज़ोर हो रही है, फिर भी उन्होंने संघर्ष करना नहीं छोड़ा है। देवसेना ने कमजोर होते हुए भी विषम परिस्थितियों से होड़ लगाई और इतना कमजोर हो जाने के बाद भी हर एक परिस्थिति में वह क्या करें, संघर्ष करना
करते हैं। देवसेना निराशा भरे शब्दों में अपने प्रेमी से याचना करती है। जो देवसेना है वो अपने प्रेमी से याचना करती है कि वह अपने प्रेम रूपी थाती को उससे वापस ले ले। वह अब अपने प्रेमी की धरोहर को संभालने में असमर्थ है। उसकी करुणाजनक स्थिति उसे और अधिक कमजोर बना रही है। अब वह अपने प्रेमी के प्रेम को संभाल सकने में असमर्थ है। केवल प्रेम के कारण ही उसने अपने मन की लज्जा तक को गवा दी है। केवल प्रेम पाने के लिए उन्होंने अपने मन की लज्जा तक को गवा दी है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं एडिशन कार्नेलिया का गीत। जो कार्नेलिया का गीत है इसका भी राइटर कौन है तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद। अब हम लोग कार्नेलिया के गीत के बारे में डिस्कस करने के बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वह आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग कार्नेलिया का गीत को एडिशन कार्नेलिया का गीत को हम लोग डिस्कस करने के बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आपका होगा क्या, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी कार्नेलिया के गीत और देवसेना के गीत को दोनों को मिलाकर मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और ये जो 50 क्वेश्चन प्रोवाइड कोशिश करेंगे ये 2010 से लेकर 2023 तक जितना भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे प्रीवियस इसमें सभी का सभी देवसेना से रिलेटेड होगी। या आने वाले एग्जाम में 2024 में किस तरह से पेपर में देवसेना से रिलेटेड या कार्नेलिया के गीत से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी का सभी क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि हमें आर्ट्स का बेहतरीन तैयारी करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको जाना है कहाँ पे, मिसाइल क्लासेस में। कहाँ जाना है, मिसाइल क्लासेस में। प्ले स्टोर से आपको सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के ऐप को, MISSILE मिसाइल क्लासेस के ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। और क्लास 12 की बेहतरीन तैयारी के लिए आर्ट्स का एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है जहाँ पे एडिशन आप लोगों का फी है 399, एकदम मिनिमम फी। पूरे साल भर का स्टडी करा जाएंगे ऑल सब्जेक्ट का, आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट। पहला आपका जो पहला कोई भी टॉपिक होगी सबसे पहले आपको थ्योरी पार्ट समझा जाएगा, फिर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। याद रखिएगा एडिशन इतना बेहतरीन तरह से आप लोग स्टडी कराए जाएंगे कि आप देखकर बताएंगे कि किस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं। और आप लोगों को क्या क्या आप लोगों को इसमें का जो ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपको क्या क्या प्रोवाइड किए जाएंगे। तो याद रखिएगा VOD क्लासेस होगी, बेस्ट कंटेंट होगा, PDF प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट क्लासेस होगी, बेस्ट एक्सप्लेन होगा और 3 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बताया जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग बिना देर किए आप लोग जल्दी से जाएं प्ले स्टोर में सर्च करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को और मिनिमम से मिनिमम फी में पूरे साल भर की स्टडी करें और अच्छे मार्क्स से पास होके। तो चलिए हम लोग अगला वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो होगा आपका कार्नेलिया का गीत। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।